ये करके दिखा। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं संजय स्टेडियम और आज हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के प्रैक्टिस सेट में हम फटाफट कुछ प्रश्न देखेंगे और उनके हमें सिर्फ आंसर देखने हैं, ठीक है। तो आंसर आपको फटाफट बताने हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज, यानी कि अमोनिया की जो आकृति है वो कैसी है, पिरामिडीय है, चतुष्फलकीय है, या त्रिकोणीय है, या त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। जल्दी से बताइए कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो पहला वाला करेक्ट है, टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय होगी इसकी आकृति। प्रश्न नंबर 2 क्या है, यह है सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सैलिसिलिक अम्ल की एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया होने पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है। तो जल्दी से बताइए कि ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, एस्प्रिन, सेलोल या मस्टर्ड ऑयल, तो कौन सा इसमें प्राप्त होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका भी ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट है, यानी कि एस्प्रिन हमें प्राप्त होता है। जो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सैलिसिलिक अम्ल की एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो एस्प्रिन है यानी कि जो हमारा ये सैलिसिलिक एसिड है, यहाँ पर जो OH आयन है, OH आयन टूट कर वहाँ पर CH3COO ऐड हो जाता है और उसको ऐड होने पर हमें जो एक प्राप्त होती है वो एस्प्रिन प्राप्त होती है और उसके साथ हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 क्या है, ऑन कंटिन्यूअस एक्सपोज्योर टू एयर सोडियम फाइनली चेंज टू, यानी कि वायु में लगातार रहने पर सोडियम अंत में परिवर्तित हो जाता है। तो किस में परिवर्तित होता है। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है Na2CO3, तीसरा ऑप्शन है Na2O, चौथा ऑप्शन है Na2O2। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, यानी कि Na2CO3 में ये परिवर्तित हो जाता है। चौथा प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, यानी कि नरेस्ट इक्वेशन रिलेटेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद, यानी कि नसट जो समीकरण है में इलेक्ट्रोड विभव संबंधित है। तो किससे संबंधित, तापमान से, सांद्रता से, या फिर तापमान और सांद्रता से, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है तापमान और दबाव से। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो चौथे का ऑप्शन है वो सी करेक्ट है, यानी कि तापमान और सांद्रता से। यहाँ पर क्या है कि जब भी हम किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव धातु के आयनों की सांद्रता और तापमान पर देखते हैं तो वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और जिसके मध्य संबंध को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। उसी को संबंध को कहते हैं नसट समीकरण, ठीक है, जिसको हम जो व्यक्त करते हैं कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि E इज इक्वल टू ई नोट, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से होता है ई नोट और ये होता है, ठीक है, यहाँ पर माइनस का RT, ये कैपिटल R है, यहाँ पर कैपिटल RT अपॉन स्मॉल n इंटू E और इंटू में LN, ठीक है। और यहाँ पर ये होता है ब्रैकेट में रेड, ऊपर RED रेड की पावर M और नीचे होता है ऑक्सीड की पावर n, इस प्रकार से, ठीक है। ये जो समीकरण है यहाँ पर इसी समीकरण को हम कहते हैं नसट समीकरण। तो इसमें जो ई नोट है, ये ई नोट ये क्या है, ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और जो ई है यहाँ पर इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव है। और टी क्या है, टेम्परेचर है यहाँ पर, और आर क्या है, स्थिरांक है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 5 है वो ये है कि इफ़ अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम वुड बी, यदि एक इलेक्ट्रॉन के स्थान में अनिश्चितता शून्य है तो इसके संवेग में अनिश्चितता होगी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसा प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। तो जल्दी से बताइए शून्य, या H/4π, या फिर इज ग्रेटर देन, और H/4π इज लेस देन, या इन्फिनाइट यानी कि अनंत। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा डी करेक्ट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। तो देखो इनफाइनाइट क्यों होगा इसको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर, छोटी सी बात अनिश्चितता के बारे में, कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे हाइजेनबर्ग, उन्होंने 1927 में अनिश्चितता के सिद्धांत दिया था, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना संभव नहीं है, असंभव होता है। यदि किसी गतिशील सूक्ष्म कण के संवेग की अनिश्चितता कितनी हो, डेल्टा पी हो, ठीक है, डेल्टा पी हो, और स्थिति की अनिश्चितता जो है वो कितनी हो, डेल्टा एक्स हो। देखो स्थिति की अनिश्चितता तो इतनी हो और सूक्ष्म कण के संवेग की अनिश्चितता कितनी हो, डेल्टा पी हो। तो तब इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ठीक है। डेल्टा पी इज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू H/4π, ठीक है, ये होता है। इसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि अनिश्चितता का सिद्धांत। और किसने दिया था, ये हाइजेनबर्ग ने दिया था। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो जब हमने ये देखा तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखो ये हमारे पास, तो ये कह रहा है कि
इलेक्ट्रॉन के स्थान में अनिश्चितता क्या हो, शून्य हो। तो संवेग में अनिश्चितता बतानी है हमें, तो संवेग में क्या है, ये है। तो संवेग में यानी कि ये हम इसको यहीं पर रहने देंगे, जो डेल्टा पी है यहाँ पर देखते हैं सूत्र में, डेल्टा पी हम यहीं रहने देंगे, और ये डेल्टा एक्स कहाँ पहुँचा देंगे, इसके अपोन में। तो ये हो जाएगा h/4 इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू दे रखी है 0। देखो ये दे रखी है 0 यहाँ पर, देखो ठीक है, ये 0 दे रखी है, तो इसको हम 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा h/0। तो इसका मतलब जब 1/0 की बात होती है, या कोई भी संख्या ऊपर होती है नीचे 0 होता है, तो उसका मान कितना आता है, इन्फिनिटी आता है, यानी कि इनफाइनाइट। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है कि कॉम्पटन इफेक्ट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, तो जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन इसका प्रकाश की तरंग प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की अनुदैर्ध्य अभिलक्षण प्रकृति, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश की कणिका में प्रकृति, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमें ऑप्शन इसका बताना है, तो जल्दी से बताइए, आपके पास 2 सेकंड है, इसका आंसर हमें तुरंत बताना है। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो है सी हमारा करेक्ट हो गया, यानी कि प्रकाश की कणिका में प्रकृति। ठीक है, क्योंकि देखो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है, और कॉम्पटन प्रभाव और एक रमन प्रभाव होता है। ठीक है, 3 है यहाँ पर, याद रखना कि एक क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट, और तीसरा है रमन इफेक्ट। ये तीनों के तीनों जो है वो कणिका में प्रकृति को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, कणिका में प्रकृति को ये तीनों के तीनों दर्शाते हैं। क्लियर है। अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ये क्या है, ये कह रहा है कि ए मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाई ए लाइट ऑफ गिवन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी टू कॉसेज फोटो इमिशन इफ द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इज reduced to 1/4 of its original value, then the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons would becomes। मतलब कहने का इसका यह है कि a metal surface is illuminated by a light of given intensity and frequency to cause photo emission। मतलब ये कह रहा है कि प्रकाशोत्सर्जन के उद्देश्य से एक दिए गए तीव्रता एवं आवृत्ति के किरण द्वारा धातु की सतह को जगमगाया जाता है। ठीक है, धातु की सतह को क्या कर रहे हैं, जगमगाया जाता है। यदि जगमगाहट है कि तीव्रता मूल मान से, ठीक है, 1/4 तक घटाई जाती है। कहाँ तक, 1/4 तक अगर वो घटाई जाती है, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। तो हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा बतानी है, कितनी होगी, अपरिवर्तित होगी, मूल मान के 1/6 यानी कि 16वां भाग होगा, या फिर मूल मान के दोगुनी होगी, या चौथा ऑप्शन है मूल मान के चौगुनी होगी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें एकदम करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है हमारा 7 का, वो ए करेक्ट है, पहला वाला, यानी कि कैसी रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है, अपरिवर्तित रहेगी। क्यों, इसको मैं समझा देता हूँ। क्योंकि तीव्रता बढ़ाने से जो है प्रकाश के मान में वृद्धि होती है। अगर हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, परंतु गति ऊर्जा जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, गति ऊर्जा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है जब हम उसकी तीव्रता बढ़ाते हैं। और इसी प्रकार से फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित, क्योंकि बताया मैंने कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए क्या रहेगी, वो अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। क्लियर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, 8वां। ये कह रहा है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज सी इन द डायरेक्शंस इज, वह निर्देश फ्रेम जिसमें सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल सी होती है। तो वो कौन सा निर्देश फ्रेम है, हमें बताना है कि जिसमें प्रकाश की चाल जो है वो सी होती है, यानी कि सी का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य है पहला ऑप्शन, दूसरा पृथ्वी, पहला सूर्य है, तीसरा अजड़त्वीय फ्रेम, और चौथा है जड़त्वीय फ्रेम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, जल्दी बताना। बिल्कुल सही ऑप्शन जो है हमारा ये डी करेक्ट होगा, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सही होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने बात की थी कि सी का मान जो है वो क्या हो, प्रकाश की जो चाल है वो उसमें सभी दिशाओं में समान हो। तो उस कंडीशन में जो हमारा जो फ्रेम है वो कौन सा होगा, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट होगा। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर क्या है, 9। कह रहा है कि द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड इन विच रीजन। मतलब हाइड्रोजन की बामर श्रृंखला किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है, पहला इसमें ऑप्शन है अवरक्त क्षेत्र, दूसरा है परावंगनी, तीसरा दृश्य, और चौथा ऑप्शन दे रखा है एक्सरे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, जल्दी से बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर जो सी है ये एकदम करेक्ट होगा, यानी कि दृश्य भाग में, कौन से में, दृश्य क्षेत्र में। ठीक, अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि न्यूक्लियर फोर्सेज आर, यानी कि नाभिकीय बल होता है सदैव प्रतिकर्षी, सदैव आकर्षी, वृहत दूरियों पर आकर्षी एवं अल्पतम दूरियों पर प्रतिकर्षी। चौथा ऑप्शन दे रखा है अल्प दूरियों पर आकर्षी एवं वृहत दूरियों पर प्रतिकर्षी। तो कौन सा ऑप्शन में करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा, यानी कि सी, वृहत दूरियों पर आकर्षी एवं अल्पतम दूरियों पर प्रतिकर्षी। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि वृहत दूरियों का मतलब जो दूर की दूरी होती है, यानी कि जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उस पर जो है
आकर्षण बल लगेगा, आकर्षी होगा वो नाभिकीय और जिनकी डिस्टेंस कम होगी इलेक्ट्रॉन की उन पर प्रतिकर्षी बल लगता है। ठीक है, कौन सा लगता है? प्रतिकर्षी बल लगता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि चेरेंको रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, यानी कि चेरेंको विकिरण उत्पन्न होते हैं जब, कब होते हैं चेरेंको विकिरण उत्पन्न? पहला ऑप्शन है एक्स, किरणें किसी प्रदीपन पदार्थ से टकराती हैं। दूसरा ऑप्शन है माध्यम से गुजरता है जिसमें आवेशित कण का वेग उस माध्यम में कण प्रकाश वेग से अधिक होता है। ठीक है, यानी कि जो कण का वेग है वो उसके माध्यम में ही प्रकाश के वेग से अधिक होता है, हमें बताना। तो दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन है ये कह रहा है कि एक्स किरणें किसी प्रदीपन पदार्थ से टकराती हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि माध्यम से गुजरता है जिसमें आवेशित कण का वेग उस माध्यम में प्रकाश के वेग से अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है अल्फा कण प्लेटिनम पर छेदित करते हैं। और चौथा ऑप्शन है अत्यधिक वेग से कण साइक्लोट्रॉन से पालन करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो बी है ये एकदम करेक्ट है। यानी कि माध्यम, ये कह रहा है कि एक आवेशित कण एक ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें आवेशित कण का वेग उस माध्यम में प्रकाश के वेग से अधिक होता है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर हमारा 11 था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो 12 क्या कह रहा है? ये कह रहा है द कलर ऑफ ए स्टार रिप्रेजेंट्स इट्स, यानी किसी तारे का रंग घोतक है इसके भार का, दूरी का, आकार का या ताप का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? जल्दी सही है, बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा, यानी कि ताप का। ठीक है, मतलब किसी तारे का रंग घोतक जो है वो किसके कारण होता है? ताप का। ताप का इस कंडीशन में होता है। तो इसको हम अगर डिटेल में जाने हम समझ सकते हैं, अगर हम इसको डिटेल में जाने तो हम समझ सकते हैं कि किसी तारे का रंग उसके तापमान को निरूपित करता है। किसी तारे का रंग जो है वो किसको करता है? उसके तापमान को निरूपित करता है। तारे में जो उत्पन्न प्रकाश है उसके नाभिक में होने वाले नाभिकीय संलयन क्रिया का घोतक है। किसका? संलयन क्रिया का घोतक है। उसमें हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं और अत्यधिक ऊर्जा वहाँ से प्रोड्यूस यानी कि उत्पन्न करते हैं। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। तो 13 में क्या करा? ये करा द अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इसके लिए ही किया जा सकता है, यानी कि इसके लिए नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए है गर्म करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाशन के लिए, ऑप्शन नंबर सी है यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। प्रत्यावर्ती धारा का जो उपयोग है ये किसके लिए नहीं किया जा सकता? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। इसको हम डिटेल में अगर समझें तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम जो है दूसरा नाम इसका कहते हैं विद्युत लेपन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को क्या कहते हैं हम? इसको विद्युत लेपन। ठीक है, ये याद रखना, विद्युत लेपन, विद्युत लेपन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग जो है वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्येक 1/100 वे सेकंड में अपना या अपनी डायरेक्शन परिवर्तित करता रहता है। और धारा की दिशा बदलने पर इलेक्ट्रोलाइट में धातुएं में आयन इलेक्ट्रोड में अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रकृति है या उसकी ध्रुवता, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की ध्रुवता में परिवर्तन हो जाता है, जिससे विद्युत लेपन की क्रिया संभव नहीं हो पाती। तो इसलिए इसमें ये क्रिया जो है संभव नहीं हो पाती है। क्लियर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो 14 क्या कह रहा है कि द करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 0.4, कितना ये है 0.4 mH मिली हेनरी इज चेंज बाई 250 यानी कि 250 MA मिली एम्पियर इन 0.1 सेकेंड्स। व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल। तो इंड्यूस्ड EMF की बात कर रहा है, यानी कि प्रेरित विद्युत भाग बल को ये पूछ रहा है। क्लियर है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि स्व प्रेरण गुणांक 0.5 मिली हेनरी वाली एक कुंडली में धारा को 0.1 सेकंड में 250 मिली एम्पियर बदला जाता है, तो कुंडली से प्राप्त प्रेरित विद्युत भाग बल कितना होगा। तो जल्दी से बताइए कितना इसमें प्रेरित विद्युत भाग बल होगा। कौन सा है? प्रश्न है 14। तो पहला ऑप्शन है माइनस का 1 मिली वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 2 मिली वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है माइनस का 3 मिली वोल्ट और चौथा ऑप्शन है माइनस का 5 मिली वोल्ट। तो कौन सा इसमें आंसर करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, इसका जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि माइनस का 1 मिली हेनरी। अब ये किस प्रकार से है ये भी मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा कि EMF इक्वल टू होता है, लेंज का नियम पढ़ा था, माइनस के LdI/dt। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो वैल्यू रख देंगे सबकी, EMF हमें निकालना है। तो जो L का मान है वो दे रखा है 0.4, कितना दे रखा है? माइनस का 0.4, यहाँ माइनस होता है तो माइनस रहेगा यहाँ 0.4 इंटू
इंटू 10⁻³ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं di/dt की। तो इसमें देखेंगे हम, तो यहाँ पर ये तो हमने l का मान रख दिया। अब di/dt गुणा, इसके आगे करें हम गुणा, तो ये क्या है 250 गुणा 10⁻³ ठीक है, -3। ये क्या करा है यहाँ पर कि 250 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को हमने एम्पियर में चेंज कर लिया। और इसके अपॉन में क्या जाएगा, ठीक है, अपॉन में dt, तो क्या करा कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड में, तो 0.1। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ये सब कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास फाइनली -1, ठीक है, कितना -1 मिली वोल्ट, ठीक है आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। नंबर 15 है, इन वेडस्टोन ब्रिज मेथड ऑफ फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज नल डिटेक्टर इज, यानी कि अज्ञात प्रतिरोध या प्रेरकत्व पता करने के लिए वेडस्टोन ब्रिज पद्धति में शून्य डिटेक्टर के रूप में इस उपकरण का उपयोग होता है। तो जल्दी से ये किसका उपयोग होता है, एमीटर का, वोल्टमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, या सभी का। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं तो बीच में एक गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 16 क्या कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग। तो ये कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से क्या जोड़कर एमीटर में बदला जा सकता है। तो एमीटर में हमें बदलना है, तो आपको पता ही है, देखो ये आपने पढ़ा भी है। ठीक है, तो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था कि हमने कि एक निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, ठीक है, एक निम्न प्रतिरोध को अगर हम समांतर क्रम में उसके जोड़ देते हैं तो किस में वो बदल जाता है, एमीटर में बदल जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा एकदम करेक्ट है। क्लियर है ना। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 17। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो क्या है निम्न में से। पहला ऑप्शन दे रखा है किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाह कर ऊष्मा की उत्पत्ति। दूसरा ऑप्शन दे रखा है उष्ण पिंड से शीतल पिंड में ऊष्मा का संचरण। और ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है कार्यशील पदार्थ के दाब एवं आयतन में असीम धीमी दर से परिवर्तन। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी करेक्ट है, यानी कि ये वाला। ये कह रहा है कि कार्यशील पदार्थ के दाब एवं आयतन में असीम धीमी दर से परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें जो एक ऑप्शन नंबर डी है वो छूट गया है, इसका वो था नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या है, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन है। कौन सा, चौथा ऑप्शन, ये इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा ये करेक्ट होगा। कितने प्रश्न हो गए, 17 हो गए हैं। अब हम देखेंगे 18वां नंबर। 18वें में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ ए 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाई 50 सेंटीमीटर ऑन द वायर बी। कह रहा है कि एक 6 वोल्ट की बैटरी को समान मोटाई व 100 ओम प्रतिरोध के 3 मीटर लंबे तार से जोड़ा गया है। तार पर 50 सेंटीमीटर दूरी पर 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर हमें फाइंड करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा बताइए। जैसे पहला ऑप्शन है 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर है हमारा 18। तो 18 का जो है वो हमारा करेक्ट होगा पहला ही वाला ऑप्शन, यानी कि 1 वोल्ट। अब ये 1 वोल्ट कैसा है इसको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कह रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी है, समान मोटाई और 100 ओम प्रतिरोध के 3 मीटर लंबे तार से जोड़ा गया है। ठीक है, 3 मीटर लंबे तार से जोड़ा गया उसको। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, धारा का मान निकाल लेंगे। तो धारा I = होता है V/R। ठीक है, तो यहाँ से V/R से निकालेंगे तो V का मान कितना रखा है, ये कह रहा है V कह रखा है 6 वोल्ट, यानी कि 6 रख देंगे यहाँ पर। 6/R का जो मान है कितना में 100, तो यहाँ पर 100 रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास I आ गई ये वैल्यू, यानी कि 0 I हो जाएगा हमारे पास 0.0, ठीक है 06 एम्पियर, 6 एम्पियर, ये I का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हम देखेंगे कि तार में 50 सेंटीमीटर पर जो प्रतिरोध है उसको कह रहा है, तो हमने मान लिया वो R डैश है। तो हमने कह दिया कि तार में जो है, तार में क्या चीज़, प्रतिरोध। ठीक है, कहाँ पर 50 सेंटीमीटर दूर जो प्रतिरोध है वो कितना है, R डैश मान लेते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ से निकालेंगे प्रश्न के अनुसार। हम कहेंगे कि यहाँ पर R/L, ठीक है, और बराबर R डैश अपॉन L डैश। तो यहाँ पर देखते हैं R का मान कितना है, दे रखा है यहाँ पर 100। ठीक है, 100 अभी ऊपर रखा था हमने। और स्मॉल ये L का मान देखो कितना दे रखा है, यहाँ पर देखते हैं कितना मीटर लंबा तार है, 3 मीटर। तो ये 3 मीटर है लंबा वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पर रख देंगे 3। ठीक है, बराबर। अब ये R डैश तो हमें निकालना है, R डैश ऐसे ही रहेगा।
और नीचे देखते हैं एल डैश का मान। तो एल डैश में क्या रहा 50 सेंटीमीटर दूरी पर कह रहा, तो 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा 0.5, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ मीटर में 3 रखा तो यहाँ पर भी। अब हम निकालेंगे यहाँ से आर का मान, तो आर निकालेंगे आर डैश जब हम यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालने हैं आर डैश, तो देखो कितना हो जाएगा, इसको हम पॉइंट काटेंगे यहाँ से और पॉइंट काट के यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 30 हो जाएगा इधर। इस 30 को देखो यहाँ इससे ये 0 काट देंगे। तो अब यहाँ पर करेंगे इसको सॉल्व, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसमें 5 की 10 में होगी तो कितना होगी 50/3, 50/3 हो जाएगा ये, यानी कि 50/3 ओम। इसको ऐसे रहने दो क्योंकि इसका अब हमें आगे यूज करना है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आगे देखो प्रश्न को दोबारा देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की बात कर रहा है। तो हमें आई का मान है, आर का मान हमारे पास है, तो विभवांतर वी निकालना है। तो वी इक्वल टू कितना होता है आई आर, ठीक है, आर डैश। तो आई का मान कितना है यहाँ पर 0.06 गुणा, और आर इसका मान कितना है 50/3। इसको सोल्व कर लो, जब हम 3 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0.03 दूनी 6 यानी कि 2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 50 से, तो जब 50 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10 और देखो 2 के बाद 0 लग रहा है तो इसका मतलब 1 केवल, और 50 के आगे भी 0 है तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 और 1 ही है, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 वोल्ट। इसको सोल्व कर लेना, हमारे पास ये आंसर आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि इफ़ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ए मेल्टेड एंड रिक्वेस्टेड टू ए वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, यानी कि एक तार जिसका प्रतिरोध आर है को पिघलाकर पहले की आधी लंबाई का नया तार बनाया गया, नए तार का प्रतिरोध होगा। तो नए तार का हमें प्रतिरोध बताना है कितना होगा। तो कौन सा है प्रश्न नंबर 19 है, तो जल्दी से बताइए कितना होगा। बिल्कुल सही, इसका जो आंसर है हमारा वो पहला ही सही होगा, यानी कि R/4 होगा, ठीक है। अब कैसे होगा, देखो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये है कि R डैश अपॉन R इक्वल टू होता है L डैश अपॉन L का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या रखना है, वो कह रहा है कि प्रतिरोध को पिघलाकर पहले की आधी लंबाई का नया तार बनाया जा रहा है। तो आधी लंबाई का बनाया जा रहा है तो कितना हो जाएगा L/2 रख देंगे, L की जगह जो L डैश है यहाँ पर रख दिया, और अपॉन में क्या है हमारे पास L है, ठीक है, अपॉन में L हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ L से तो L कैंसिल, कितना बचा 1/2, तो इंटू में ये R चलेगा, तो क्या ये कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है R/R बराबर है ना, इसके बराबर आएगा ये, तो L से L काट दो यहाँ पर, तो 1/2 की स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब ये R को इधर ले जाएंगे तो R डैश का जो मान है ये हो जाएगा R/4, ठीक है। R ऊपर पहुंच जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो R/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20 अपना, ये कह रहा है ए रेजिस्टेंस 5 ओम इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज एंड 15 ओम इन अदर गैप, द पोजिशन ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट। तो बैलेंसिंग पॉइंट की हमें पोजीशन बतानी है, यानी कि कह रहा है ए मीटर सेतु के बाई ओर के खाली स्थान पर एक 5 ओम का प्रतिरोध तथा दूसरे रिक्त स्थान पर 15 ओम का प्रतिरोध लगाया जाता है। संतुलन बिंदु की स्थिति हमें बतानी है, यानी कि L का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा, ये प्रश्न नंबर 20 है। तो इसमें आप समझ गए होंगे किस प्रकार से करना है। देखो एक फॉर्मूला होता है, और जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास, ये है P/Q, यानी कि यहाँ पर देखेंगे P/Q इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है L/100 माइनस L, क्लियर है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम रख देंगे, तो P/Q का जो मान है यहाँ पर वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1/3, ठीक है। 1/3 कैसे, देखो ये है 5 और ये है, यानी कि P का मान हमारे पास 5 हो जाएगा, ये P का मान 5 और जो Q का मान है वो हो जाएगा 15, ठीक। तो हम रख देंगे 5/15, ठीक, कितना रखेंगे 5/15 बराबर L। अब देखो L/L का मान तो हमें निकालना है, तो L ऊपर ही रहेगा, नीचे हो जाएगा 100 माइनस L। अब इसको सोल्व करो, 5 ही कम 5 और 5 दिया 15, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस L बराबर, ये 3 है, 3 की L में हो जाएगी तो हो जाएगा 3L, ठीक है, 3L। तो जब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा 3L + 1, तो कितना हो गया 4L। तो 4L बराबर 100, ठीक है, 100, 4 से इसको काट देंगे 100 को, तो कितने बार कट गया 25 बार, तो इसका मतलब कितना आ गया 25, L का जो मान है वो आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो संतुलन बिंदु की स्थिति जो है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
और इससे आगे के जो प्रश्न है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और आपको ये कैसे लगे प्रश्न, आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास में दिखा जाएगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और इन प्रश्नों का लाभ उठा सकें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।